हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। 1929 में जब भीषण मंदी शुरू हुई थी, इसके कारण जगह जगह लोगों ने त्रस्त जो थे भीषण मंदी से और बेरोजगारी से जो लोग त्रस्त थे, उन्होंने जगह जगह आंदोलन किए और बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जो है मोह भंग होने लगा। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उस समय भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। उस समय भारत पर ब्रिटेन का अर्थात अंग्रेजों का शासन था और उसके बावजूद भी भारतीय लोगों पर इस अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी इस आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन में सहभागी हो गए। इसी समय महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में भी व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऐसे आंदोलनों को दबाव के कारण सरकार को और अर्थशास्त्री जो ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांतों को विकसित किए, जिसमें पहले ये माना जाता था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। पहले लोग ये मानते थे कि जो भारत में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। अब वे मानने लगे कि नहीं, सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और उसकी अर्थव्यवस्था को बनाने में, बाजार को नियंत्रित करने में उन्हें सहायता करनी चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। यह पहले के अर्थशास्त्रियों का यही कहना था कि बाजार अर्थव्यवस्था को सरकार को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, उसे बाजार पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस आर्थिक मंदी के पश्चात अर्थशास्त्रियों ने कहने लगे या उन्होंने ये स्वीकार किया कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योगों और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए। अनियंत्रित आयात या अनियंत्रित व्यापार निर्यात नहीं करना चाहिए। नियंत्रित रूप में उन्हें आयात करना चाहिए और नियंत्रित रूप में ही निर्यात भी करना चाहिए। ऐसे इसलिए कहा गया क्योंकि यदि अनियंत्रित आयात आएगा, बाहर से अनियंत्रित रूप से सामान आएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा ही और जरूरत पड़ने पर किसानों को वे अनुदान दें और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था भी करें। और इसी समय जॉन केन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए। मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए, जिससे कि लोगों का विश्वास अपने देश की सरकार पर बने और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। इससे लोगों के बाजार में चीज़ें खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। यदि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी और कृषकों को अनुदान देगी कृषि कार्य करने के लिए, तो इससे क्या होगा, लोगों की खरीद करने की क्षमता बढ़ेगी और इसी से बाजार की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और इस प्रकार राज्य द्वारा अपनी मांग से आर्थिक स्थिति में सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। इसी समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक न्यू डील की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत और वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्यों द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया। 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और उन्होंने न्यू डील की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत और वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने के लिए शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया कि सरकार जो है अनेक प्रकार के निर्माण कार्यों के द्वारा अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करेगी।
ऐसा वचन दिया उन्होंने। और इसका वास्तविक असर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर ही पता चला 1939 में। उसके बाद ही इसका असर दिखाई दिया जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने और सेना की जिम्मेदारी आई। सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने और सेना की जिम्मेदारी आई थी, उस समय ही इसके वास्तविक स्थिति का पता चला 1939 में। इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ी। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोजगारी बीमा, विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो, कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। इस समय सरकार ने अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी स्थिति और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आर्थिक स्थिति में की वास्तविक स्थिति ने समझ में आई जब सरकार को हथियार और सेना की जिम्मेदारी मिली थी। उसी समय उत्पादन बढ़ा, कारखानों में भी उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की भी मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका था 1939 में। इस दौरान अमेरिका में भी सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार ने लागू की, जिसमें वृद्धों के लिए जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए पेंशन योजना, बेरोजगारी बीमा, विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो, बेरोजगारी बीमा तथा विकलांग और जरूरतमंद बच्चों के जिनके पिता न हो, उन्हें सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए बनाई ताकि उनका भविष्य सुधर सके। असल में मंदी के दौर से भी पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी बनाई। इस समय सरकारों ने अपने देश के नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसका लाभ उन्हें बाद में मिला और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। ये जितने भी उन्होंने कल्याणकारी कार्य किए थे वो वेलफेयर स्टेट, मैंने आपको इसी पाठ के पहले मैं वीडियो में बताया है वेलफेयर स्टेट के बारे में, जो लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है लोगों के बेरोजगारी दूर करना, अपने नागरिकों के बीच में जो बेरोजगारी है देश की उसे दूर करना, वृद्धों की देखभाल करना, जो विकलांग हैं, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी देखभाल करना, यह सभी कार्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के थे। 1939 के पश्चात सरकारों ने अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य में अपने देश को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया और ये सभी धारणाएं जो हैं वेलफेयर कार्य जो थे, लोक कल्याणकारी कार्य जो थे, वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ही आधारित थे, जिसमें राज्य ने सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दिया और उनके सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखा। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने के भार भी अपने ऊपर लिया। इसी प्रकार राज्य ने पूंजीवादी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। सरकारों के इन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। इन सभी कल्याणकारी कार्यों के लिए धन कहाँ से आता था? धन प्राप्त करने के लिए इन सरकारों ने लोगों पर बड़े भारी कर लगाए, अधिक मात्रा में यह भारी कर लगाए, जिससे कि धन प्राप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को भी अपनाया था। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में ही समाप्त हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, सभी देशों की सरकारों ने युद्ध
सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों की सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार से देश में मंदी का असर से उभर पाया। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे, सेना के लिए सैनिक चाहिए थे, तो इसके लिए सरकार ने लाखों लोगों को सेना में भर्ती किया, उन्हें रोजगार, इस प्रकार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, वेतन प्राप्त मिलता था उन्हें, वे अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने लगे। उसके पहले युद्ध सामग्री की भी आवश्यकता थी युद्धों के लिए, तो इस सब के लिए उद्योगों के लिए युद्ध की सामग्री बनाने के लिए लोगों को धन उपलब्ध कराया गया, कारखानों को, उद्योगों को धन उपलब्ध कराया गया, जिससे कि उद्योग में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 1939 के बाद ये वास्तविक रूप से आर्थिक मंदी जो विश्व में थी वह समाप्त हुई। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।